एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है अपना क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 20वां वीडियो है और आज हम विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे आपको जो भी वीडियो मिलते हैं वो यूजफुल होते हैं क्लास 11, 12, नीट, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी पृष्ठ हो उससे अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री, अभिलंबवत का मतलब थीटा बराबर 90, सतह से 90 डिग्री पर गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बल रेखाओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल से, उसके गुण भी देख चुके हैं और बल रेखाओं को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर सतह से 90 डिग्री पर कोई बल रेखाएं गुजर रही है उन्हें हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं और विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये निशान जो है वो फाई है और फाई से विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। हम बात कर रहे हैं एक विद्युत क्षेत्र की, जो यहां से हम इसको समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत बल रेखा है, ये हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं, ये हमारे पास विद्युत बल रेखा है। हम इस विद्युत क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए एक और विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं इधर, और हमें जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है हम विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं को बराबर दूरी पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाला विद्युत क्षेत्र हम प्रबल विद्युत क्षेत्र बनाना चाहते हैं, प्रबल विद्युत क्षेत्र, और इसको हम दुर्बल विद्युत क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो प्रबल विद्युत क्षेत्र वो होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं पास पास हो, तो हम इनके बीच में एक एक विद्युत बल रेखा और बना देते हैं जिससे ये प्रबल विद्युत क्षेत्र बन जाता है। इन दोनों की तुलना करें तो ये विद्युत क्षेत्र प्रबल है और ये विद्युत क्षेत्र दुर्बल हो गया। प्रबल विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि बल रेखाएं अगर पास पास हो तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, पावर जो होती है, स्ट्रांगनेस होती है, वो ज्यादा होती है, और दूर दूर बल रेखाएं हो तो उसकी स्ट्रांगनेस क्या होती है, कम होती है। अब हम इसके अंदर एक बनाना चाहते हैं अल्प क्षेत्रफल, तो हमने ये अल्प क्षेत्रफल बनाया, एक कोई क्षेत्रफल बनाया जो इस टाइप से है। अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारे पास ये क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल को हम सेम बराबर आकार का क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल को हम क्या काम करना चाहते हैं, जो दुर्बल विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर भी रखना चाहते हैं। यहां पे रख दिया, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है, लेकिन इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, जबकि इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या हमारे पास 6 नहीं है, उससे कम है, 1, 2 और 3 है। तो क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रबल होने की वजह से इससे बल रेखाएं ज्यादा गुजर रही है, और हम यहाँ पे अभी मान के चल रहे हैं कि ये जो सरफेस है उससे इसका कोण जो है वो 90 डिग्री है। इसका कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। तो देखते हैं, तो इस डायग्राम से कंक्लूजन क्या निकलता है कि विद्युत फ्लक्स यानी कि जो फाई है का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई के समानुपाती होता है। हम यहाँ पे फाई समानुपाती कैपिटल ई करते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ऑर्डिनरी भाषा में अगर देखें तो इसका रिजल्ट क्या निकला, अगर प्रबल विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र अधिक है
तो विद्युत फ्लक्स भी अधिक होगी। विद्युत क्षेत्र अधिक है तो विद्युत फ्लक्स का मान भी ज्यादा होगा। सेकंड हम देखते हैं कि इस बार हम क्या काम करते हैं, सेम ये सारा कुछ लेते हैं, ये सब कुछ सेम लेते हैं, लेकिन इस बार हम क्षेत्रफल को छोटा बड़ा कर देते हैं। अगर क्षेत्रफल हमारे पास छोटा बड़ा हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहती है वो हमारे पास बिल्कुल बराबर रहती है, तो हम विद्युत क्षेत्र बनाते हैं पहले, और क्षेत्रफल इस बार हम छोटा बड़ा लेंगे। तो ये विद्युत बल रेखा है और इस विद्युत बल रेखा से हम समविद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये हुआ हमारे पास समविद्युत क्षेत्र। और इस बार हम क्षेत्रफल कम ज्यादा लेने वाले हैं। इस बार हम क्षेत्रफल कम ज्यादा लेने वाले हैं। ये हुआ समविद्युत क्षेत्र। और जब हम क्षेत्रफल बना रहे हैं तो क्षेत्रफल इस टाइप से बनाएंगे हम। ये क्षेत्रफल हुआ, ये क्षेत्रफल हो गया, और ये क्षेत्रफल हम रखना चाहते हैं इस जगह। देखेंगे हम इसके अंदर से बल रेखाएं कितनी निकलती है, और दूसरा जो क्षेत्रफल है वो आकार में हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, और फिर उसको रखेंगे हम यहाँ पर और देखेंगे उसके अंदर से बल रेखाएं कितनी निकलती है। तो यहाँ हम देख पाते हैं बड़े वाले क्षेत्रफल से ये 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 ये इससे आर पार जा रही है। विद्युत फ्लक्स का मान हो गया 6। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्षेत्रफल के पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली। इससे 1, 2, 3 और 4 हमने देखा क्षेत्रफल अगर कम किया है तो बल रेखाएं कम उससे गुजर रही है। इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो ये वाली है, और इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो ये वाली है। हम बात कर रहे हैं पृष्ठ के अभिलंबवत बल रेखाओं से। इसका सीधा सा मतलब है कि विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई का मान क्षेत्रफल सदिश के समानुपाती, सदिश नहीं, क्षेत्रफल एरिया ओनली, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। विद्युत फ्लक्स का मान इसके समानुपाती होता है, यानी कि फाई समानुपाती एरिया। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं अधिक क्षेत्रफल तो अधिक विद्युत फ्लक्स। और जैसे पहले समीकरण 1 दिया था, इस बार हम इसको समीकरण 2 दे देते हैं। नेक्स्ट एक कंडीशन और करते हैं हम। अगर E और A के बीच में कुछ कोण होता है, हम ठीक उसी तरह से विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये बनाया हुआ ही है, हम इसी तरह से विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। और इसे हम रख देते हैं यहां पर, और ये विद्युत क्षेत्र यहां पर आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि इस जो क्षेत्रफल है, ये इस क्षेत्रफल का एरिया वेक्टर किधर होगा, इससे परपेंडिकुलर बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब दोनों के बीच कोण कितना है, कोण की वैल्यू 0 है। कोण की वैल्यू कितनी है, 0 है।
थीटा बराबर 0 डिग्री किस किस के बीच में, ई और ए के बीच में, तो हम लिखेंगे फाई मैक्सिमम, अधिकतम। अगर हम इस क्षेत्रफल की बात करें और इस क्षेत्रफल को हम घुमा देते हैं और इस क्षेत्रफल को इस टाइप से रख देते हैं, यानी कि सतह के अंदर रख देते हैं, तो फिर देखते हैं इसी क्षेत्रफल से बल रेखाएं कितनी निकलती है। इसी क्षेत्रफल के अंदर से जो बल रेखाएं निकलती है उनकी संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कुछ बल रेखाएं ऊपर से निकल जाएगी, कुछ बल रेखाएं नीचे से निकल जाएगी, लेकिन इसके अंदर से नहीं गुजरेगी। अभी हम देख पा रहे हैं कि इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है, ऊपर की साइड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, इधर की साइड। तो यहाँ पे दोनों के बीच में थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, ई और ए के बीच में। इधर का ई किधर है, इधर की साइड, ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अगर मान लो ये वाली कंडीशन होती है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होती है तो फ्लक्स मिनिमम निकलती है, इसको हम न्यूनतम कहते हैं। यानी कि जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर किस प्रकार रखा हुआ है उसके ऊपर भी फ्लक्स का मान निर्भर करता है। और ये जो कंडीशन आ रही है 0 पे अधिकतम और 90 पे न्यूनतम, वही कंडीशन कॉस थीटा में भी आती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि जो सतह है, सतह के क्षेत्रफल सदिश यानी कि ए वेक्टर तथा तीव्रता यानी कि ई वेक्टर के मध्य कोण थीटा हो। बात ऐसी है कि 0 पे cos 0 का मान 1 होता है जो अधिकतम है, और cos 90 का मान 0 होता है जो न्यूनतम है। तो ये उसी को फॉलो करता है, इसलिए हम कह सकते हैं cos थीटा के समानुपाती होता है। तो ये समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 1, 2 और 3 का उपयोग करें। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा ये कि फाई समानुपाती ई हो जाएगा, ए हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। समीकरण 1 हमने क्या लिखी थी, समानुपाती ई है, उसके बाद 2 में ए है और 3 में कॉस थीटा है। हमने तीनों को एक साथ लिख दिया। तो तीनों को एक साथ लिखने पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। हम इस एंगल का एक और भी डायग्राम बना सकते हैं कि ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ पे एक क्षेत्रफल लेते हैं इस टाइप से, और विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो ई का डायरेक्शन ये है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखें तो इससे 90 डिग्री पे इधर की साइड है। तीर छोटा ले लेते हैं, 90 डिग्री पर इधर की साइड है। ये हो गया अपने पास एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा, और इसका इधर घटक क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू ए कॉस थीटा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इंटू तीव्रता की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक जो है ए कॉस थीटा। हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। समानुपातिक का जो निशान है उसे हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट को 1 ले लेते हैं, ई ए कॉस थीटा, और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। फॉर्मूला पहले बात करी भी है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो देख लेते हैं फॉर्मूले क्या क्या है। सूत्र हमारे पास है ए डॉट बी वेक्टर वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। इसको हम बिंदु गुणा या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ये एक अदिश गुणा कहलाता है। हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी की, तो ये सदिश गुणा है, यानी कि ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप एकांक सदिश है। यहाँ से परिभाषा क्या बनती है, अतः
विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश यानी कि ए वेक्टर के अदिश गुणा के बराबर होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से अगर हम अल्पांश लेते हैं, अल्पांश के लिए अगर हम किसी क्षेत्रफल के ऊपर अल्पांश लेते हैं तो हम लिखेंगे डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। हम इसको ऐसे लिख पाएंगे ई डी फाई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर। अगर समाकलन करें तो हमारे पास आ जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस ई डॉट डी ए वेक्टर। ये जो क्लोज है ये बताता है बंद सतह को। अगर सतह बंद नहीं है तो हम क्लोज नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्लोज लगा रहे हैं तो सतह बंद है। ये एस जो है वो बताता है संपूर्ण सतह को, ई वेक्टर ये डॉट जो है वो बताता है बिंदु गुणा को। ठीक है, हम ये सूत्र लेके चलेंगे और आगे देखते हैं। केस फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास ई ए कॉस थीटा बराबर फाई। केस फर्स्ट में हम करते हैं थीटा बराबर 0 हो तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 लिख देते हैं हम, और फाई इक्वल टू आ जाता है ई ए। ये होता है अधिकतम मान की बात कर रहे हैं, अधिकतम मान होता है मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम केस सेकंड लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और जो कॉस 90 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, जिससे हमारे पास फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90। ठीक है, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मान जो है वो मिनिमम न्यूनतम है। केस थर्ड लेते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो और कॉस 180 जो होता है वैल्यू याद रखनी है -1 होता है, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए इंटू -1, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई ए। ये भी वैल्यू अधिकतम है लेकिन ऋणात्मक है। ऐसे नहीं सोचना है कि नेगेटिव वैल्यू है तो 0 से भी कम चली जाएगी। हम परिमाण की बात कर रहे हैं कि परिमाण अधिकतम है लेकिन ऋणात्मक है, मतलब दिशा दूसरी है। फाई जो है वो एक अदिश राशि होती है, फाई जो है वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स ठीक है, एक नंबर अदिश राशि है। 2 नंबर मात्रक की बात करें तो वेबर होता है यानी कि WB। 3 नंबर रीमा निकालते हैं, तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया ई ए। ठीक है, कॉस थीटा तो मात्रक ही है, अगर वो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, उससे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसका होता है ई का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटा आवेश होता है, इसलिए न्यूटन बटा कूलम होता है। और एरिया जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर हो गया। विमा निकाल रहे हैं हम, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं F/Q इंटू ए। बल की विमा हो जाएगी हमारे पास L1 T-2,
क्षेत्रफल की हो जाएगी L2 लंबाई इंटू चौड़ाई, आवेश की हो जाएगी A1 T1। ये हमारे पास M1 L1 और 1 L3, T हो जाएगा -3, ये 2 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, और A की विमा हो जाएगी -1, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। फिर देखते हैं बल की विमा M1 L1 T -2, क्षेत्रफल की विमा L2, और नीचे आवेश की विमा धारा इंटू समय A1 T1। M 1 है, L 1 + 2, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, ये 1 और ये 2 ऐड हो जाएंगे, और T नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा तो -3 हो गया, और इसी तरह से A1 हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक मात्रक इसका और लिख सकते हैं, वो है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, इसका मात्रक होगा 5 का। इसके अलावा एक मात्रक और भी लिखा जा सकता है, वो होता है हमारे पास वोल्ट इंटू मीटर, किसका? विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। पॉइंट वो क्या चीज है, न्यूमेरिकल में ये पॉइंट काम आएंगे। हमारे पास एक बंद सतह है और उससे जो कोण बनता है उसके हिसाब से विद्युत फ्लक्स जो होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये देखते हैं। ये हमारे पास कोई भी इरेगुलर शेप है जो इस टाइप से दी हुई है। ये जो सतह है वो ऐसे है, और इसके ऊपर हमने एक स्मॉल क्षेत्रफल माना है, ये वाला, और यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इधर की साइड है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इधर की साइड है, और यही आगे जाके इधर से बल रेखाएं बाहर निकलती है, यही बल रेखाएं इधर से बाहर निकलती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस दिशा में होगी, तो इस पॉइंट पे तीव्रता की दिशा क्या होगी? ये वाली होगी। लेकिन क्षेत्रफल की दिशा क्या हुई? वो भी इधर वाली होगी। तो हम इधर ए वेक्टर लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं? ए वेक्टर लिख देते हैं। लेकिन अगर हम एरिया एलिमेंट इधर की साइड कंसीडर करते हैं, यहां पर इस टाइप से अगर क्षेत्रफल लेते हैं तो ये क्षेत्रफल इधर होगा, और इस क्षेत्रफल की दिशा इधर की साइड हो जाएगी। ये तो क्षेत्रफल की दिशा, और ये दिशा हो गई ई की दिशा, ये वाली, इसके समांतर ये ई की दिशा है, और दोनों के बीच में कोण बनेगा थीटा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि थीटा का मान 0 से ये 90 से कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल मानते हैं, इस पॉइंट पे तीव्रता की दिशा तो इन बल रेखाओं की दिशा में ही होगी। बल रेखा जिधर आगे बढ़ रही है उसी दिशा में तीव्रता की दिशा होगी। लेकिन ये जो क्षेत्रफल लिया उसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर इधर की साइड होगा। तो ये जो कोण थीटा बना वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और इधर थीटा लेस देन 90 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं cos लेस देन 90 डिग्री, ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और cos थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो फ्लक्स धनात्मक होती है, फ्लक्स धनात्मक होती है। ठीक है, और यदि सेकंड बात अगर करते हैं, जो ऐसा डायग्राम में इधर की साइड शो हो रहा है लेस देन 90 डिग्री वाला, यानी कि बाहर निकलने वाली फ्लक्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, सेम बात, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो फ्लक्स
ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव। ये वाला जो नेगेटिव वाला है वो एरिया इधर की साइड अपने को दिख रहा है। यहाँ पे फ्लक्स कैसी होगी, नेगेटिव। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फ्लक्स एंटर हो रही है, सरफेस के अंदर एंटर हो रही है, वो फ्लक्स नेगेटिव होगी, और जो फ्लक्स आउटवर्ड है, बाहर की साइड जा रही है, वो फ्लक्स पॉजिटिव होगी। तो इसी को हम कंक्लूजन में लिखते हैं, रिजल्ट में, परिणाम जो हमने अभी 2 पॉइंट पढ़े उसमें। पहला, प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होती है, नेगेटिव, यानी कि इनवर्ड। नेगेटिव होती है। सेकंड जो परिणाम निकला, निर्गत फ्लक्स, यानी कि बाहर निकलने वाली निर्गत फ्लक्स, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स जो होती है वो पॉजिटिव होती है। बाहर निकलने वाली फ्लक्स कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हम करते हैं एक सवाल। हम करते हैं एक सवाल। सवाल क्या है, सवाल क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन, हमारे पास एक रिंग है जो क्षैतिज अवस्था में रखी हुई है, और जो विद्युत क्षेत्र है वो इस टाइप से है। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में जैसी डायग्राम में दिखाई गई है, और ये जो है उसकी त्रिज्या हमें दी हुई है कैपिटल आर, और इनके बीच का जो एंगल है, विद्युत क्षेत्र और ये जो सतह है इसके बीच का ये एंगल है, वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, जो परपेंडिकुलर से है। ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो इधर की साइड है, और ये जो एंगल हमें विद्युत क्षेत्र के साथ दिया हुआ है वो 60 डिग्री, ये ई की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। और ये परपेंडिकुलर जो लंबवत है वो क्या चीज है, जो रिंग रखी हुई है वलय है उसके क्षेत्रफल सदिश है, और ये है तीव्रता। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसके लिए निर्गत फ्लक्स का मान निकालना है, जहां पे ई की वैल्यू हमें दी हुई है 14√3 न्यूटन प्रति कूलम, और आर की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसे नॉर्मल फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं? तो फाई बराबर हमारे पास होता है ई ए कॉस थीटा। ध्यान से देखें, थीटा की वैल्यू दी हुई है, ई का मान दिया हुआ है, और सारा कुछ दिया हुआ है। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू रिंग है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है। क्या सारे मान है हमारे पास? ई की वैल्यू है 14√3, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, ये इंटू का निशान। आर जो दी हुई है 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 3 इंटू 10 की घात -2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 3 इंटू 10 की घात -2 स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिख दिया। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अब देखें ध्यान से, 14 इंटू 22, 3 इंटू 3 9, और √3 इंटू 3, ठीक है, 3 हो जाएंगे। तो लिखते हैं, तो 5 की जो वैल्यू आई हमारे पास, एक तो आई थी 14, √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये √3 इंटू √3, इसका जो गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा जब, और पीछे बचे ये 22, 3 और 3। हम लिखेंगे 22 इंटू 3 इंटू 3,
इंटू 10 की घात, वो कितनी है -2 और -2 और बटा में बचा हुआ हमारे पास 2 और ये 22/7 है, 7 है। नीचे बचा 7 और 2, 7 इंटू 2 और ऊपर बचा 10 की घात -4, आधार समान रहता है 10 की घात -2 और ये 10 की घात -2, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। 7 से ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 1 बार, ठीक है। 5 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 22 इंटू 3 66 इंटू ये 10 की पावर यहाँ लगा दी हमने -4, 10 की घात -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 66 इंटू 3 इंटू 3 9 होते हैं, इंटू 10 की घात -4 वेबर। तो 5 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 594 इंटू 10 की घात -4। हम इसको पावर चेंज करेंगे, यहाँ से आगे से एक संख्या के बाद पावर लिख सकते हैं। 10 की घात कितना हो जाएगा, -2, 2 संख्या इधर पहुंचाया WB, तो पावर 2 क्या होगी, कम होगी, 4 से -2 होगी। तो ये जो रिंग दी हुई है, इससे जो निकलने वाली फ्लक्स है वो इतनी हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो है सबके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे का जो टॉपिक लेंगे हम कुछ विद्युत फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाउसेज लॉ जो अब चालू होगा वो करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। किसी भी डाउट के लिए कमेंट करें, बने रहिए हमारे साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।